नमस्कार साथियों, सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बात करेंगे जीएस की, जनरल स्टडी की। जनरल स्टडी में आपके कई विषय जुड़े हुए हैं, जैसे हिस्ट्री हमारा एक विषय है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स उसमें आती है, करंट अफेयर्स भी उसी में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो इन सभी विषयों में से मैं आपसे बात करना स्टार्ट करूंगा ज्योग्राफी से। ठीक है, और ज्योग्राफी भी बटा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। तो हम बात स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से बात करने से पहले मैं थोड़ा ज्योग्राफी शब्द के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। और इस चैनल के माध्यम से इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इन सबके सिलेबस को हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करना स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से। जियोग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी को सामान्यतः भूगोल कहा जाता है। ज्योग्राफी को सामान्यतः क्या बोला जाता है? भूगोल बोला जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये ज्योग्राफी शब्द आया कहां से, ये सब क्या है? तो ज्योग्राफी को मतलब समझने से पहले, ये जो ज्योग्राफी शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक इंग्लिश का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये इंग्लिश भाषा का एक शब्द है। यानी कि ये जो शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, ये सर इंग्लिश भाषा का एक शब्द है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है। ठीक है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से या ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा से जो शब्द हमने लिया है, उस शब्द को नाम दिया गया है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया क्या नाम दिया गया है उसको? जियोग्राफिया नाम दिया गया है। देखिए, जियोग्राफिया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। ठीक है, जियोग्राफिया जो शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक शब्द इंक्लूड है जियो, एक शब्द इसमें इंक्लूड है जियो। दूसरा शब्द इसमें इंक्लूड है ग्राफिया। दूसरा शब्द इसमें क्या इंक्लूड है? तो दूसरा शब्द इसमें इंक्लूड है सर ग्राफिया। ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है ना, उसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक ग्राफिया। अगर हम इस जियो के मीनिंग की बात करेंगे, इस जियो के मीनिंग की बात करेंगे, तो इसका जो मीनिंग निकल कर आता है सर, वो निकल कर आता है पृथ्वी। यानी कि ये जो शब्द है, इसका जो मीनिंग निकल कर आएगा, वो मीनिंग निकल कर आता है अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी। ठीक है, और इसमें जो ग्राफिया शब्द है, इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, इसका जो मीनिंग निकल कर आता है, वो मीनिंग निकल कर आता है वर्णन करना। वर्णन करना, इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। लेकिन एक्चुअल में इसको थोड़ा सा, ज्योग्राफी की इस परिभाषा को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए ना, तो परिभाषा केवल पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी नहीं है ना। वो परिभाषा निकल कर आती है कि मानव सभ्यता के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना, मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। केवल बिना मानव के, कि बिना मानव की सभ्यता के पृथ्वी का अध्ययन करना, क्या भूगोल एक सार्थक हो पाएगा? तो नहीं। तो इसकी जो डेफिनेशन एक तो ये निकल कर आती है कि पृथ्वी का वर्णन करना, है ना, क्या है? ज्योग्राफी। इसका एक सेंस निकल कर आ गया। लेकिन यदि मैं इस भूगोल की परिभाषा की बात करूंगा, तो इसकी परिभाषा सर होगी मानव सभ्यता के रूप में, मानव सभ्यता के रूप में पृथ्वी का, मानव सभ्यता के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, वर्णन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल भूगोल कहलाता है। ये हमारी ठीक परिभाषा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है? भूगोल क्या है, ज्योग्राफी जो शब्द है उसको हम पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश भाषा का शब्द है। इंग्लिश भाषा का ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है? ज्योग्राफिया शब्द लिया गया है।
ज्योग्राफिया शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो है, एक ग्राफिया है। जियो का जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? पृथ्वी। ग्राफिया का जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी के वर्णन को हम कैसे करेंगे वो बात हम आगे अभी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर केवल भूगोल की परिभाषा की ही बात करेंगे तो भूगोल की परिभाषा निकल कर आती है मानव सभ्यता के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। ठीक है, मानव सभ्यता के रूप में या मानव निवास के रूप में पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, हम अपनी कहानी को यहां से आगे बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी एक लाइन मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना ये सेंस निकल कर आया है ना, जियोग्राफी का सब मीनिंग जो निकल कर आया वो निकल कर आया, जियोग्राफिया का जो मीनिंग निकल कर आया वो निकल कर आया पृथ्वी का वर्णन करना। समझिए, देखो ज्योग्राफी, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये हमारी क्या है सर? पृथ्वी है, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है। अगर देखो पृथ्वी का जब हम वर्णन करते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज होता है पूरा, है ना। केवल पृथ्वी का वर्णन कैसे करना है, कैसे उसको समझना है, उस बात को समझ लीजिए। ठीक है, इस पृथ्वी की अगर बात करूंगा तो इस पृथ्वी के अंदर ये ठोस है, तो अंदर इसके कई सारी लेयर है, क्रस्ट है हमारी, है ना, उसके बाद मेंटल है, कोर है, इसके ऊपर भी तो लेयर है, वायुमंडल जो हमारा है वो पृथ्वी के ऊपर है ना। ये मान लीजिए पृथ्वी का हमारा क्या है? वायुमंडल है। अगर हम बात करेंगे तो इसको 3 रूप में हम बांट सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए एक रूप अगर इसका बात करेंगे तो एक तो क्या है साहब? वायुमंडल है, यानी कि वायुमंडल का मतलब है पृथ्वी के ऊपर क्या है, पृथ्वी के सराउंडिंग में क्या है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, इसकी बात हमें करनी है। पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग में क्या है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करेंगे सराउंडिंग में आने पर, अब जैसे सराउंडिंग की मैं बात करूं तो सराउंडिंग में क्या है सर? ब्रह्मांड हो गया, यूनिवर्स हो गया, और क्या है? एटमॉस्फेयर हो गया। तो अगर सराउंडिंग की बात करते हैं तो इसमें हम 2 चीजों को पढ़ लेते हैं, एक तो हमारा यूनिवर्स पढ़ लेते हैं, यूनिवर्स पढ़ लेते हैं, और यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा दूसरा हम बात किसकी करते हैं? एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। ये पृथ्वी के सराउंडिंग की बात हो गई। सराउंडिंग का अध्ययन करते करते, वर्णन करते करते हम सरफेस पर आ जाएंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? सरफेस। सरफेस, सरफेस मतलब सतह, सरफेस मतलब क्या? सतह। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर मोस्ट इंपॉर्टेंट अध्ययन हम पृथ्वी की सतह पे ही करते हैं। जैसे पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, पठार हो गए, द्वीप हो गए, नदियां हो गई, ये सब चीज हम कहां पढ़ते हैं? सरफेस पर पढ़ते हैं। तो सरफेस पर हम 2 प्रकार का अध्ययन पृथ्वी में करते हैं। एक जो अध्ययन करते हैं हम वो करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में इसको कहा जाता है सर भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। क्या बोला जाता है? भू आकृति विज्ञान बोला जाता है। दूसरा हम इसमें अध्ययन करते हैं अब केवल भू आकृति। इस भू आकृति विज्ञान में क्या होगा? तो भू आकृति विज्ञान में हम पर्वतों की बात कर लेंगे, हम पठार की बात कर लेंगे, ठीक है, हम मरुस्थल की बात करेंगे इसमें ना, हम द्वीपों की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। इसके बाद अब केवल ऐसा तो है नहीं कि पर्वत है, पठार है, इस सरफेस पर तो समुद्र भी है ना, इस पर्वत पर तो रिज भी है, कटक भी है, खाड़ियां भी है, क्रीक भी है, इन सब की बात हमें करनी है, ठीक है। तो दूसरा इसमें हम बात करते हैं ओशियनोग्राफी की, ओशियनोग्राफी यानी कि इसको बोला जाता है सर समुद्र विज्ञान। इसको क्या बोला जाता है? समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी को क्या बोला जाता है? समुद्र विज्ञान। हम सराउंडिंग से चलते हुए आ रहे हैं, सराउंडिंग में हमने यूनिवर्स को देखा, एटमॉस्फेयर को देखा, फिर हम सरफेस पर आए, जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने ये सारे चीजें देखी। उसके बाद ओशियनोग्राफी में हमने बात करी, है ना। उसके बाद हम पृथ्वी के इंटरनल पोर्शन पे जाएंगे, यानी कि जो तीसरा वर्णन हम करते हैं वो करते हैं आंतरिक भाग का। तीसरा अध्ययन हम किसका करते हैं? तीसरा अध्ययन हम करते हैं आंतरिक भाग का, इंटरनल पार्ट, इंटरनल पार्ट।
अब देखिए इंटरनल पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं, तो इंटरनल पार्ट में हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इसमें हम अध्ययन करते हैं जियोलॉजी के अंतर्गत। जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी है ना, जियोलॉजी जो है उसमें हम पृथ्वी का अध्ययन भी इसको कह लेते हैं। तो इसमें हम बात कर लेंगे कि जैसे क्रस्ट क्या हो गई हमारी, क्रस्ट कैसे बनी होती है, ठीक है। मेंटल की बात इसमें करेंगे हम, ठीक है। मेंटल के साथ इसमें कोर की बात करेंगे, पृथ्वी के केंद्र की बात हम करने वाले हैं। तो ये पृथ्वी जो है, मैं यही बता रहा हूं आपको कि ये जो पृथ्वी है इसका जब हम वर्णन करना स्टार्ट करते हैं तो इसका जो वर्णन करते हैं इस टाइप से हमें करना है। चारों ओर सराउंडिंग की बात करेंगे, यूनिवर्स है हमारा, ब्रह्मांड है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर, कितनी वायुमंडल की परतें हैं, कौन सी परत की क्या क्या विशेषताएं हैं, मौसम की घटनाएं कौन सी परत में होती हैं, उल्का पिंडों का जलना किस परत में होता है, रेडियो तरंगें क्या है ना, ऑरोरा की घटना क्या होती है, ये सब बातें हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस का मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पर्वत, पर्वत कैसे बने, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, पठारों का निर्माण कैसे हुआ, नई आकृतियां कौन सी हैं, पुरानी स्थलाकृतियां कौन सी हैं, कैसे इन स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है, कौन सी स्थलाकृति जो है वो रिलीफ फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ में आती है, सेकंड ऑर्डर के रिलीफ में आती है, थर्ड ऑर्डर के रिलीफ में कौन सी स्थलाकृति आती है ना। तो ये सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। आंतरिक भाग में जाएंगे हम, जियोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में हम क्रस्ट की बात करते हैं, लिथोस्फीयर की बात करते हैं, एस्थेनोस्फीयर की बात करते हैं, है ना, मेंटल की बात करते हैं, मैग्मा क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है, भूकंप की क्रिया कैसे होती है, ये सब बातें हम किस में करते हैं, इंटरनल पार्ट में करते हैं। तो हमको इस टाइप से इन सब चीजों का अध्ययन करना है। मैं अपनी कहानी को आगे की ओर बढ़ाता हूं, ठीक है। अभी आप समझ पाए होंगे कि ज्योग्राफी जो शब्द है वो कैसे आया, उसका क्या मतलब होता है, उस शब्द का मतलब हमने समझ लिया। उसके बाद हम ज्योग्राफी में पृथ्वी का वर्णन, उसका जो सेंस निकल के आ रहा था वो ये कि ज्योग्राफी में पृथ्वी का वर्णन करते हैं। तो वर्णन कैसे करते हैं वो बात ये आई, ठीक है। फिर हमने भूगोल की डेफिनेशन को देखा। डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में मानव सभ्यता या मानव निवास के रूप में, है ना, पृथ्वी का जो अध्ययन करना भूगोल कहलाता है, ये भूगोल है, ठीक है। अब अगली बात हमारी ये होगी, सबसे पहली बात हमारी अभी ये होगी कि ये सर जो भूगोल आप पढ़ा रहे हैं हमें, ये भूगोल आया कैसे, ये भूगोल आया कहां से, ठीक है, उस कैसे हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो बात आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि इस भूगोल, यानी कि पहले तो ज्ञान बटा हुआ नहीं था, पहले तो ज्ञान ऐसे ही था, एक ही था, है ना। आज भी आप देखते हैं कि हर चीज दर्शन शास्त्र से निकली है और दर्शन की ही ओर जा रहे हैं, यानी कि हर चीज किससे निकली है, हर जो विषय है वो कहां से आया है, दर्शन से आया है, और अंतिम में भी वो कहां जा रहा है, दर्शन में ही जा रहा है। ये सामान्य नियम है, इसकी बात कभी बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये जितना भी भूगोल है, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, ये सब बातें जो आज हम पढ़ रहे हैं ये आई कहां से, तो ये आई है दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से। यानी कि हर विषय की उत्पत्ति जो हुई है वो कहां से हुई है, फिलॉसफी से हुई है। तो ज्योग्राफी की उत्पत्ति भी कहां से हुई होगी, फिलॉसफी से ही हुई होगी, दर्शन शास्त्र से भी हुई होगी। तो अगर कोई सवाल ये पूछता है कि भूगोल शब्द आया कहां से, यानी कि भूगोल जो है वो आया कहां से, तो हम ये बताएंगे कि भूगोल साहब, है ना, दर्शन शास्त्र से निकला हुआ विषय है ना। ये व्यवस्थित करने का श्रेय जाता किसको है, ठीक है। तो देखिए भूगोल का नामकरण, भूगोल का नामकरण एवं उसे व्यवस्थित करने का श्रेय, एवं उसे व्यवस्थित करने का श्रेय, व्यवस्थित करने का श्रेय यूनानियों या ग्रीक वासियों को जाता है, यूनानियों या ग्रीक वासियों को जाता है, ग्रीक वासियों को जाता है। बात क्लियर यहां तक, है ना। यानी कि भूगोल जो आज आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, उस भूगोल को व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो यूनानियों या ग्रीक वासियों को जाता है, यानी कि वही लैटिन वाले लोग जो है, ठीक है।
तो लैटिन भाषा का जो प्रयोग करते थे वो लोग, है ना, उनको ये जाता है। अब आते हैं आगे, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे इसमें कि इस कड़ी में, यानी कि भूगोल को व्यवस्थित करने की कड़ी में जो पहले व्यक्ति आए थे वो कौन थे, है ना, तो वो पहले व्यक्ति थे साहब हिकेटियस। कौन थे वो? हिकेटियस। हिकेटियस, ठीक है। अगर हम बात हिकेटियस की करेंगे तो हिकेटियस जी की एक किताब थी जिसका नाम था जस पीरियोडिस। हिकेटियस की जो किताब है उसका नाम क्या है सर? जस पीरियोडस। क्या नाम है उसका? जस पीरियोडस नाम है। हिकेटियस की जो किताब है उसका नाम क्या है? जस पीरियोडस नाम है ना। ये जो किताब है ये किससे संबंधित है? तो ये किताब भी पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है। पृथ्वी के वर्णन से संबंधित, पृथ्वी के वर्णन से संबंधित है, ठीक है। पहले व्यक्ति हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आए उनका नाम था साहब इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, देखिए इरेटोस्थनीज की जो किताब है, इरेटोस्थनीज की जो किताब है उस किताब की यदि बात करेंगे तो उस किताब का नाम है जियोग्राफिया। उस किताब का नाम क्या है? जियोग्राफिया। उस किताब का नाम क्या है? जियोग्राफिया, है ना, जियोग्राफिया। उस किताब का नाम क्या है? जियोग्राफिया। अब ये जियोग्राफिया जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? इरेटोस्थनीज के द्वारा। और जो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि जियोग्राफिया शब्द का ही मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना, है ना, तो वो जो शब्द लिया गया है वो किसकी किताब से लिया गया है? वो लिया गया है साहब इरेटोस्थनीज की किताब से। यानी कि जो ज्योग्राफी शब्द आज हम पढ़ रहे हैं वो किसकी किताब से लिया गया है? इरेटोस्थनीज की किताब से लिया गया है। यानी कि ज्योग्राफिया शब्द को देने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे इरेटोस्थनीज। जब इरेटोस्थनीज ने ये नाम दिया तो इसलिए इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। फादर ऑफ जियोग्राफी, यानी कि भूगोल का पिता। भूगोल का पिता, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको? भूगोल का पिता। या फिर एक दूसरा नाम व्यवस्थित भूगोल का पिता। व्यवस्थित भूगोल का पिता, व्यवस्थित भूगोल का पिता इनको कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। हिकेटियस की बुक ये है, इसका मतलब ये निकल कर आता है। इरेटोस्थनीज की बुक ये है जिसको हम ज्योग्राफिया कह रहे हैं, और यही ज्योग्राफिया जो शब्द है इसी से ज्योग्राफी शब्द लिया गया है। तो इसीलिए भूगोल का पिता किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो यानी कि हम यहाँ पर हमने ज्योग्राफी शब्द का मतलब देख लिया क्या होता है, फिर उस शब्द का क्या मतलब है और ज्योग्राफी का क्या मतलब है ये हमने देख लिया। फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है ये हमने जान लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इस पृथ्वी का एक स्वरूप निर्मित किया गया जिसको हमने ग्लोब कहा, ठीक है। क्या बनाया गया? ग्लोब बनाया गया। यानी कि इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसका स्वरूप बनाया गया जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं, है ना। ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब जो है ये बनाया गया था इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। इस इतनी बड़ी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने क्या बनाया? ग्लोब बनाया, ठीक है। इस ग्लोब का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मार्टिन बेहम, जो जर्मनी के थे, ठीक है। यानी कि ग्लोब का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, निर्माणकर्ता, ठीक है, इनको बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम, ठीक है। मार्टिन बेहम ने किसका निर्माण किया था? ग्लोब का। सवाल यह पूछा जाए सर ग्लोब का निर्माण उन्होंने किस सिद्धांत से
किस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया था, यानी कि किस सिद्धांत से प्रेरित होकर ग्लोब का निर्माण किया गया। तो इस ग्लोब का निर्माण किया गया था कोपरनिकस के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इस ग्लोब का निर्माण निकोलस कोपरनिकस निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत को, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाया गया। सर ये निकोलस कोपरनिकस कहां से आ गए यहां पे? देखिए समझिए, है ना, हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी के सभी ग्रह उपग्रह उसकी क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये बात बताई गई थी निकोलस कोपरनिकस के द्वारा, ठीक है। उसी सिद्धांत पर आधारित, यानी कि उसी सिद्धांत से प्रेरित होकर हमने क्या बनाया, ग्लोब बनाया। किसके द्वारा बनाया गया था? मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब हमें बात यह करनी है कि इस ग्लोब को बनाने का उद्देश्य क्या था सर, है ना, ये ग्लोब क्यों बनाया गया। देखिए समझिए, इस ग्लोब को बनाने के कुछ उद्देश्य थे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर हमसे बात ये पूछी जाए कि ये ग्लोब है क्या एक्चुअल में, तो ये है सर मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ, यानी कि मॉडल ऑफ अर्थ को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के स्वरूप को हम ग्लोब कहते हैं, ठीक है। अब इसको बनाने के उद्देश्य समझिए कि इसको बनाने के उद्देश्य क्या थे, यानी कि क्या ग्लोब को निर्माण क्यों किया गया था, ठीक है। देखिए पूरी पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको कैसे बताया जाए, पूरी पृथ्वी पर कुछ चीजें कैसे उनको रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे उनको प्रदर्शित किया जाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, ग्लोब बना लिया, है ना। इस ग्लोब पर जो इसका उद्देश्य है मेन बनाने का, वो ये है, पहला कि जैसे इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर हमें स्थिति बतानी है, किसी भी चीज की लोकेशन बतानी है, कैसे बताओगे आप, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहां आप हैं तो आप आसानी से बता पा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए जहां कोई शहर नहीं है, कोई राज्य नहीं है ना, कोई जिला नहीं है, तो कैसे वहां लोकेशन बताओगे। तो वहां लोकेशन बताना ग्लोब के माध्यम से, नंबरों के माध्यम से संपन्न होगा, है ना। तो मैं यहां पे बता रहा हूं कि इसको बनाने का एक उद्देश्य था स्थिति को ज्ञात करना, स्थिति को ज्ञात करना। और दूसरी चीज यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है, लगातार हर चीज की स्थिति अकॉर्डिंग टू पृथ्वी बदल रही है, तो उसकी स्थिति को वही एग्जैक्ट बताने के लिए हमने क्या किया, ग्लोब बनाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये क्यों बनाया गया, तो दूसरा पॉइंट इसलिए कि इस पूरी पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर या ग्लोब अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो उस पर टेम्परेचर को कैसे बताया जाए, कहां कितना टेम्परेचर है, कहां कैसी क्लाइमेट है, इन सब बातों को बताने के लिए हमने क्या किया, ग्लोब बनाया। तो यानी कि पृथ्वी पर तापमान का वितरण, पृथ्वी पर तापमान का वितरण, पूरी पृथ्वी पर तापमान का वितरण कैसे किया जाए, इसके लिए हमने क्या किया, ग्लोब बना लिया, ठीक है। अब इस ग्लोब के माध्यम से कैसे टेम्परेचर बांटा जाता है, कैसे स्थिति निकाली जाती है, इंडिया की स्थिति कैसे निकलेगी, भारत की स्थिति कैसे निकलेगी, वो अभी बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में ही, ठीक है। कि भारत की स्थिति, वहीं से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी को शुरुआत करेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि भारत इस ग्लोब पर कहां है, भारत महाद्वीपों में कहां है, भारत की एग्जैक्ट लोकेशन कहां है, ये सब बातें हम करेंगे, तो वहीं से वो चीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पृथ्वी पर तापमान का वितरण, कैसी जलवायु भारत में पाई जाती है, भारत में कहां टेम्परेचर कितना होता है, ये सब बातें हम, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा उद्देश्य इसको बनाने का है सर समय निकालना। समय की बड़ी समस्या है, जैसे पूरी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, हर पॉइंट की स्थिति लगातार बदल रही है, हर पॉइंट की स्थिति लगातार बदल रही है, तो समय को बताने में बड़ी समस्या है ना। तो समय की समस्या को खत्म करने के लिए, यानी कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण, पृथ्वी पर समय का निर्धारण, ठीक है, पृथ्वी पर समय का निर्धारण
ये 3 पॉइंट ही मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गए होंगे, और आगे डिटेल में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाया गया, पृथ्वी पर तापमान का वितरण करने के लिए ग्लोब बनाया गया, पृथ्वी पर समय की स्थिति को बताने के लिए भी ये हमारी क्या करता है, सहायता करता है। कैसे करता है हम देखेंगे, ठीक है। अब हमने अभी ये देखा कि ग्लोब जो है उसकी क्या भूमिका है, तो ये आपको समझ में आई होगी। ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहम ने किया था, किसके सिद्धांत से प्रेरित होकर, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत। सर निकोलस कोपरनिकस का सिद्धांत कौन सा था यही बता दो। तो निकोलस कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था सर, वो सिद्धांत था हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक है ना, सूर्य केंद्रित, यानी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सभी ग्रह उसके क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए ग्लोब करता क्या है, तो पहले स्थिति को निकालना सीखते हैं। स्थिति से ही हम भारत की ओर बढ़ेंगे, फिर वहां से हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ग्लोब क्या करता है समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर हम स्थिति कैसे निकालें, तो इस पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं डाली गई हैं, ग्लोब पर डाली गई हैं दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। कौन सी रेखाएं इस पर डाली गई हैं, तो इस पर डाली गई हैं सर काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखाएं इस पर डाली गई हैं, काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इन लाइन को डालने का क्या उद्देश्य है सर, ये बताइए, ठीक है। तो देखो समझो, जैसे इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन डाल दी, इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन डाल दी, और इस लाइन को हमने नाम दिया 0 डिग्री। क्या नाम दिया इसको, 0 डिग्री नाम दिया। सर क्यों इसको नाम 0 डिग्री दिया गया, क्या कारण है कि ये 0 डिग्री वाली लाइन है जो पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाती है, तो समझिए आप, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक वृत्त मान लेता हूं, ये एक सर्किल है, मैं इसको केंद्र मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, मैं केंद्र मान लेता हूं, और ये वृत्त की क्या है, सरकमफ्रेंस है, परिधि है ना। केंद्र से परिधि तक की जो कोणीय दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम अक्षांश बोलते हैं। केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी, है ना। तो देखिए ये केंद्र है और ये 0 डिग्री वाली लाइन है, तो इसका और इसके बीच में जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री। इधर भी कितना है वो, 0 डिग्री। तो ये लाइन कौन सी हो गई सर, 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं इसी केंद्र से यहां पर एक कोण डाल दूं, 1 डिग्री पर एक लाइन खींच दूं, 1 डिग्री पर ऐसे एक लाइन खींच दूं, तो ये कितने डिग्री वाली लाइन हो गई सर, 1 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। अगर मैं यहां से 2 डिग्री पर एक लाइन खींच दूं, यहां से 2 डिग्री पर मैं एक लाइन खींच दूं, इसको मिला दूं, कितने डिग्री वाली लाइन हो गई सर, 2 डिग्री वाली लाइन हो गई, ठीक है। तो ये 0 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया, 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वो 23.5 का भी कॉन्सेप्ट यही है, वो 90 का भी कॉन्सेप्ट यही है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था पहले कि 0 डिग्री को 0 डिग्री ही क्यों माना है, 0 डिग्री को 0 डिग्री इसलिए माना है क्योंकि वो केंद्र से कितना कोण बना रही है, 0 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। 1 डिग्री क्यों माना है इसको, 1 डिग्री इसको इसलिए माना है क्योंकि 1 डिग्री का कोण बना रही है, 2 डिग्री में 2 डिग्री का कोण बना रही है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहां से आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। अब आगे हमें समझना है कि आगे चीजें कैसे होती हैं, लोकेशन कैसे निकाली जाती है, कैसे ये सारी चीजें संभव होती हैं, देखिए, है ना, समझिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब के बीच में हमने एक लाइन डाली थी, उस लाइन की वैल्यू क्या थी, वो 0 डिग्री वाली लाइन थी, ठीक है। देखो 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। कितने बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। और 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाला जो आधा हिस्सा पृथ्वी का है, उसको हमने नाम दिया है उत्तरी गोलार्ध। उसको नाम क्या दिया है सर, उत्तरी गोलार्ध। उसको नाम दिया है उत्तरी गोलार्ध, यानी कि नदर्न हेमेस्फीयर, नदर्न हेमेस्फीयर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी गोलार्ध को हम बोलते हैं सदर्न हेमेस्फीयर, सदर्न हेमेस्फीयर, ठीक है। ये रेखा 0 डिग्री वाली जो रेखा है वो पृथ्वी को कितने बराबर भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। सर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये लाइन केवल एक ही 0 डिग्री है या और भी है। तो देखो मैं आपको बताऊं कि इस ग्लोब पर खींची गई जो रेखाएं हैं,
इस ग्लोब पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, इस ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, है ना, काल्पनिक रेखाएं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है सर? तो इस ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं यानी कि अक्षांश रेखाओं का मतलब है लैटिट्यूड लाइंस। अक्षांश रेखाओं का मतलब क्या है? लैटिट्यूड लाइंस। और दूसरी जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। दूसरी जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड लाइंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। यानी कि इस ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। एक जो रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, दूसरी जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं? देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। देखो सर, अक्षांश जो रेखाएं हैं ना, वो जो क्षैतिज लाइन इस पर डाली गई है, जैसे कि ये है क्षैतिज लाइन जो डाली गई है वो अक्षांश रेखाएं हैं। यानी कि ये कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं? जो क्षैतिज खींची गई है, क्षैतिज रेखाएं, ठीक है। और ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। यानी कि ये जो रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर है, ये जो रेखाएं हैं वो क्षैतिज है, ठीक है। अब देखिए, यानी कि इस पर हमने जो लाइन डाली है, ऐसे जो लाइन डाली गई है वो कौन सी रेखाएं हैं? वो है साहब अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। ऐसे जो लाइन डाली गई है वो कौन सी रेखाएं हैं? वो है देशांतर रेखा। कौन सी रेखाएं हैं वो? देशांतर रेखाएं हैं, है ना। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में ही किसी पॉइंट की, किसी स्थान की स्थिति होती है, किसी प्लेस स्थित होता है। यानी कि ये जो है, ये जो 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक जब हम पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं 6th क्लास की, तो उसमें लिखा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो जाल बनाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको साहब ग्रिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको ग्रिड बोला जाता है। और इसी ग्रिड के बीच में किसी न किसी स्थान की स्थिति होती है, इसी ग्रिड के बीच में कोई पॉइंट स्थित होता है। भारत भी हमारा इस ग्रिड के बीच में होगा, उत्तर प्रदेश भी हमारा इस ग्रिड के बीच में होगा, पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप भी हमारा किसी न किसी ग्रिड के बीच में होगा। तो उसी ग्रिड पर हम आएंगे, भारत के बारे में जानेंगे। पहले हम इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं पहले आपको बताता हूं, है ना। मैंने अभी बताया था कि इस ग्लोब पर खींची गई जो रेखाएं हैं, इस ग्लोब पर क्षैतिज खींची गई जो रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है वो क्षैतिज खींची गई हैं। बीच में एक अक्षांश रेखा खींची मैंने 0 डिग्री। कौन सी रेखा खींची मैंने? 0 डिग्री अक्षांश रेखा खींची। और मैंने अक्षांश के बारे में आपको बताया, चाहे तो आप लिख भी लीजिए, मैं बोल ही देता हूं कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। और उन कोणीय दूरियों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब क्या है सर? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये केंद्र है, इस केंद्र पे ये 0 डिग्री वाली लाइन हो गई, यहां से 1 डिग्री पर ये लाइन हो गई, 1 डिग्री पर ये लाइन हो गई, इसको मिला दिया, 1 डिग्री वाली लाइन मिल गई। इस 2 डिग्री पे बात करेंगे, 2 डिग्री वाली लाइन मिल गई। ऐसे हमें कितनी लाइनें मिल सकती हैं? तो ऊपर तक जाएंगे, हमें कितनी लाइन मिल सकती है? 90 रेखाएं मिल सकती हैं, ठीक है। कितनी मिल सकती हैं? 90। और अगर नीचे आएंगे तो कितनी रेखाएं मिल सकती हैं? ठीक है, 90, है ना। मैंने अभी बताया था कि 0 डिग्री वाली जो लाइन है वो पृथ्वी के बीच में है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए, इसमें इन अक्षांश रेखाओं को लिखने के लिए हमें पीछे डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं लगाएंगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कैसे? जैसे ये 0 डिग्री वाली लाइन है, 0 से मैं ऊपर जाऊंगा, मैं कौन से हेमिस्फीयर में जा रहा हूं सर? मैं नदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं। तो मैं हर अक्षांश के पीछे एन लगाना जरूरी है। एन से बात समझ में आ जाएगी कि ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। मैं नीचे जा रहा हूं 0 डिग्री से, मैं कौन से हेमिस्फीयर में जा रहा हूं सर? सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं।
अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं तो इसका मतलब मुझे एस लगाना जरूरी है, जिससे ये पता चल जाए कि मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 90 डिग्री नॉर्थ, यहां क्या लिखूंगा, 90 डिग्री साउथ। समझ में आई बात? तो अक्षांश रेखाओं की अगर मुझसे कोई संख्या पूछता है तो मैं क्या बताऊंगा? देखो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें हैं। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी अक्षांश, एक चीज मैंने आपको बताई थी सर अक्षांश, अक्षांश लैटिट्यूड, है ना, और दूसरी मैंने पॉइंट आपको बताया अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइंस। अगर मैं अक्षांश की बात करूंगा तो अक्षांश में मैंने क्या बताया था कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि तक की कोणीय दूरी को हम अक्षांश कहते हैं। क्लियर? एक ये हो गई जीरो वाली, उसके बाद और जाएंगे ऐसे तो कितने, 90, है ना। तो 90 अक्षांश मुझे ऊपर मिल गए उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 90 ऊपर मिल गए। एक जीरो वाला मुझे मिल गया, जीरो वाला, ठीक है, एक जो है जीरो वाला मिल गया, इसको काउंट ही करेंगे, जीरो को आप गलत ना समझ लें, ठीक है, इसको हम एक जीरो वाला मिल गया हमें। और 90 ही मुझे कहां मिल गए, साउथ में मिल गए, 90 ही कहां मिल गए मुझे, साउथ में मिल गए। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, 181। कितने हो गए ये, 181। यानी कि अक्षांशों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, 181 होती है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, 181, 181। ठीक है, अब आते हैं अक्षांश रेखाओं पर। अक्षांश रेखाओं में मैंने क्या बताया था कि अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अक्षांश रेखा कहलाएगी। आप मुझे बताइए, अगर मैं 90 डिग्री पर ऐसे एक लाइन डाल देता हूं, ये अक्षांश तो है, ये सर अक्षांश तो है, लेकिन यहां क्या हम मिला सकते हैं रेखाओं को? नहीं मिला सकते सर। जब मिला ही नहीं सकते तो ऊपर कितने हो गए हमारे, ऊपर कितने हो जाएंगे सर, ऊपर हो जाएंगे 79। एक कौन सा, इक्वेटर वाला हो गया, और 79 कितने हो गए, नीचे हो गए। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, 179 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे ये, 179 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो 179 मेरे पास अक्षांश रेखाएं हैं और 181 मेरे पास अक्षांश है। ठीक है, और मैं यहां से 90 अक्षांश ऊपर 90 अक्षांश नीचे विद डायरेक्शन में लिखूंगा, तब जाके ये बात हमें समझ में आएगी। तो अक्षांश आपको समझ में आ गए होंगे। एक बातें और इनके बारे में बताता हूं मैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं। समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस। बीच की दूरी, समानांतर का मतलब क्या है, इनके जो बीच की दूरी है वो कैसी रहेगी, तो बीच की दूरी सर इनकी कैसी रहेगी, समान रहेगी। बीच की दूरी कैसी रहेगी, समान रहेगी। ठीक है, अक्षांशों के बीच की दूरी कैसी होती है, समान होती है। उसकी लंबाई 111 किलोमीटर के आसपास होती है। वो कैसे आई ये भी बताऊंगा, लेकिन ठीक है डिटेल में इनकी सबकी बात हम करेंगे, है ना। समान, समानांतर, बीच की दूरी समान है। ठीक है, अगर बात करेंगे अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। यानी कि ध्रुवों की ओर जाने पर, कहां से सर, भूमध्य रेखा से। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां कम होती जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाइयां, लंबाइयां कम होती जाती हैं। ठीक है, लंबाइयां कैसी होती जाती हैं, कम। बीच की दूरी समान रहती है, मतलब अक्षांश और देशांतर में यही है कि अक्षांश जो रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी समान रहती है, लंबाइयां कम होती जाती हैं। जबकि देशांतर जो है उनके बीच की दूरी असमान है, लंबाइयां समान है। तो ये बात हमें करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं ऐसे 90 हम ऊपर की ओर खींच सकते हैं और 90 ही हम मतलब दक्षिणी गोलार्ध में खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डाटा हमें ध्यान रखना है ना। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इसको इतना ही डिस्कस कर रहे हैं जिससे हमारे भारत की लोकेशन निकल आए और फिर हम अपनी इंडियन ज्योग्राफी को आगे बढ़ा सके। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अब हम बातें करनी है हमें देशांतर रेखाओं की कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। समझिए, देशांतर रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं समय को निकालने के लिए
उपयोगी मानी जाती हैं। किसको निकालने के लिए? समय को निकालने के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। स्थिति को निकालने में भी वो सहायक होती हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं हैं, उन्हीं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, है ना। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर हुई बात? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ये बीच में हमारी कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा होती है। तो अब देखिए, किसी भी ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में ही कोई चीज स्थित होती है, कोई प्लेस स्थित होता है। तो यहां से मुझे बात यह करनी है कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है। तो यहां से मैं बात यह करूंगा कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की बात अभी मैं आपको इतनी ही बता देता हूं कि उत्तरी नॉर्थ से, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। इनके बीच की दूरी यहां मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर इनके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, पोल्स की तरफ जाने पर इनके बीच की दूरी कम होती चली जाती है, और पोल्स पर इनके बीच की दूरी कैसी हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? संख्या अगर इनकी पूछता है मुझसे कि संख्या इनकी कितनी है, तो सर इनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। जैसे मैंने 0 डिग्री इक्वेटर खींचा था, जैसे मैंने 0 डिग्री वाली लाइन खींची थी, वैसे ही मैं 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा भी खींचूंगा। और 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा होगी वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी, वो भी, है ना। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ये है, ये 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, एक नदर्न हेमिस्फीयर और दूसरा कौन सा है? सदर्न हेमिस्फीयर। अब मैं खींचता हूं देशांतर रेखा। ये मान लीजिए कोई देशांतर रेखा है, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो इस साइड का है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो है इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न यानी कि ये हमारा हो जाएगा साहब पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? ये पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। यानी कि हमने अक्षांश और देशांतर में, मुझे यही आपको समझाना था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा पृथ्वी के हमने 4 टुकड़े किए, है ना। पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम ये समझते हैं कि भारत की स्थिति इस ग्लोब पर कहाँ है। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा भारत की ग्लोब पर स्थिति। ठीक है, तो मैं लगा लेता हूं भारत की ग्लोब पर स्थिति। भारत की ग्लोब पर स्थिति। भारत की ग्लोब पर स्थिति। ठीक है, भारत की ग्लोब पर स्थिति या भारत की पृथ्वी पर स्थिति। अब देखो, इस स्थिति को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ये स्थिति हम कितने तरीके से बता सकते हैं? 2 तरीके से बता सकते हैं। ये एक तो मैं बता सकता हूं उसको महाद्वीपों के अनुसार। एक मैं किसके अनुसार इसको बता सकता हूं? महाद्वीपों के अनुसार। ठीक है, महाद्वीपों के अनुसार। महाद्वीपों के अनुसार कैसे बताऊंगा सर? तो महाद्वीपों के अनुसार मैं कहूंगा कि वर्तमान में इस पूरे विश्व में टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट, कुल महाद्वीप कितने हैं सर? 7 हैं। कुल महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 में हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं सर? एशिया में रहते हैं। कौन से में रहते हैं? एशिया में। एशिया में कहां रहते हैं सर? दक्षिण एशिया में रहते हैं। कहां रहते हैं? दक्षिण एशिया, साउथ एशिया में रहते हैं। साउथ एशिया को हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। साउथ एशिया को ही हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया में तो कई देश हैं सर। दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो भारत भी है। दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो बांग्लादेश भी है। दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो म्यांमार भी है। दक्षिण एशिया में बात करेंगे तो पाकिस्तान भी है ना। तो दक्षिण एशिया में तो कई सारे देश हो गए सर। क्या इससे एग्जैक्ट लोकेशन निकाली जा सकती है? बिल्कुल नहीं, है ना। दक्षिण महाद्वीपों के अनुसार भारत की स्थिति को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कहां भारत है ये नहीं बता सकते।
ठीक है। तो एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हमें वही उन्हीं रेखाओं की सहायता लेनी पड़ेगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अनुसार, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अनुसार स्थिति, देशांतर रेखाओं के अनुसार स्थिति। क्लियर है ना, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अनुसार स्थिति, और इससे हमारी एग्जैक्ट स्थिति निकल आएगी। कैसे आएगी तो इसको समझते हैं, यानी कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग हमें स्थिति को निकालना है भारत की। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, और इसके बीच में कौन सी लाइन है सर, 0 डिग्री वाली लाइन। ठीक है, और ये तो हमारा ग्लोब हो गया, और ये मान लीजिए हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है। इसकी स्थिति को हमें ग्लोब पर देखना है, ग्लोब पर इसकी स्थिति कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, ये हमारा प्यारा सा भारत है और ये ग्लोब है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था ये पॉइंट कौन सा है साहब, तो ये है 90 डिग्री नॉर्थ। कौन सा है ये, 90 डिग्री नॉर्थ है। ये कौन सा है सर, 90 डिग्री साउथ। कौन सा है, 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, अब देखो मैं 0 से शुरू करूंगा, ऊपर कितने डिग्री तक जा सकता हूं, 90 डिग्री तक जा सकता हूं। 0 से शुरू करूंगा, कितने डिग्री तक नीचे जा सकता हूं, 90 डिग्री तक जा सकता हूं। एक देशांतर रेखा भी मैंने अभी बताई थी आपको कि देशांतर रेखा के अनुसार भी भारत पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बटा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 0 डिग्री से ऊपर चलना स्टार्ट करूं तो मुझे 1 डिग्री वाला पॉइंट मिलेगा, 2 डिग्री वाला पॉइंट मिलेगा, 3 डिग्री मिलेगा, है ना। ऐसे ही मैं चलता चला जाऊंगा। तो आप मुझे बताइए कि मुझे 6 डिग्री 4 मिनट वाला पॉइंट मिलेगा या नहीं। देखो कोण की जो बड़ी यूनिट होती है वो डिग्री होती है और छोटी यूनिट मिनट होती है, उससे छोटी यूनिट सेकंड होती है ना। ठीक है, उस बात को अब आप मुझे बताइए मैं कौन से गोलार्ध में चल रहा हूं, मैं नदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं। जब मैं नदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा हूं तो मुझे इसके पीछे क्या लगाना है, एल लगाना है, नॉर्थ लगाना है। अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे गलत होगा आगे सवाल हम देखेंगे। उसके बाद मैं 6 डिग्री के बाद और जाऊंगा ऊपर तो मुझे क्या पॉइंट मिलेगा सर, मुझे मिलेगा सर 8 डिग्री 4 मिनट, नॉर्थ होगा ये भी। और ऊपर जाऊंगा मुझे 23.5 डिग्री वाली लाइन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आया ना, नॉर्थ। ठीक है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और ऊपर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ऊपर जाऊंगा 40 50 90 तक हम जा सकते हैं तो मुझे ये पॉइंट मिले। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि भारत की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, अगर मैं भारत की को ध्यान से देखूं तो आप मुझे बताइए कि भारत का सबसे उत्तरी छोर तो ये हो गया, दक्षिणी छोर ये हो गया। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि ये लाइन जो भारत के सबसे ऊपर से गुजर रही है, ये लाइन है कौन सी, तो ये लाइन सर है 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन। 37 डिग्री 6 मिनट वाली लाइन, यानी कि ये जो पॉइंट मुझे मिला है, ये पॉइंट जो मुझे मिला है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला पॉइंट है। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर भारत की सीमा नहीं है। ठीक है, अब ये पॉइंट मुझे मिला, ये पॉइंट सर कौन सा है, तो ये पॉइंट है सर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ वाला पॉइंट मुझे ये मिला जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अगर बात हम ये करें कि सर ये फिर 6 डिग्री 4 मिनट क्यों लिखा है, तो देखो ऐसा भारत जो है उसमें पूरा भारत एक देश है, उसके साथ उसमें द्वीप भी शामिल है, महासागर सागर भी शामिल है, ये सभी कुछ भारत में शामिल है। तो अगर बात करेंगे तो यहां पर भारत के कुछ द्वीप समूह स्थित हैं जिनमें अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है। जब हम द्वीप पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है सर, ये पॉइंट है सर 6 डिग्री 4 मिनट वाला। कौन सा पॉइंट है ये, तो ये पॉइंट मुझे मिला 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ।
ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हो गया, है ना। भूमध्य रेखा तो भारत से गुजरती नहीं है, ये 0 डिग्री वाली जो लाइन मैंने अभी आपको बताई ये तो भारत से गुजरती नहीं है, तो यानी कि इन सब के नीचे से जो लाइन गुजर रही है वो कौन सी लाइन होगी सर, मेरी 0 डिग्री वाली लाइन होगी, ठीक है, 0 डिग्री वाली लाइन होगी। इस 0 डिग्री के उत्तर में ही भारत स्थित है पूरा, अभी हमने इसी बात को डिस्कस किया। अब देखो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार तो आ गया, यानी कि भारत का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो तो आ गया, है ना। तो अगर मुझसे सवाल ये पूछा जाए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, सवाल ये बने कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, क्लियर। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है ना। अगर इसमें एक शब्द, एक टर्म थोड़ा सा वो फंसा देता है, वो ये कहता है कि मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो मेन लैंड का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि द्वीपों सहित बात करेंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट वाला, और अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार निकल आया। सर आपने ऐसे तो लोकेशन बता दी, ऐसे भी तो बताओ, ठीक है। तो देखो ऐसे समझो, मैंने बताया था कि भारत जो पृथ्वी है उसके बीच में से 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री के इधर पूर्वी और इधर कौन सा, पश्चिमी। तो जब मैं 0 डिग्री के, अब कितनी संख्या है देशांतर रेखाओं की, 360 है, तो 360 में 180 इधर हो गई, 180 इधर हो गई, ठीक है। तो जब मैं इधर चलना स्टार्ट करूंगा, जब मैं इधर चलना स्टार्ट करूंगा तो 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, है ना। ऐसे ही 0 के बाद आप मुझे बताइए 68 डिग्री 7 मिनट वाला पॉइंट आएगा या नहीं आएगा। अब क्योंकि मैं पूर्वी गोलार्ध में जा रहा हूं तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ईस्ट आएगा, क्या आएगा, ईस्ट आएगा। और जाऊंगा तो कितना आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट आएगा, ठीक है। और ये भी क्या आएगा, ईस्ट आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली जो लाइन भारत की गुजर रही है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री, सॉरी ये जो लाइन है वो है 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। कौन सी है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। उसके बाद अगर और जाएंगे उधर तो ये कौन सी लाइन आएगी, ये आएगी सर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। कौन सी आएगी, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये भारत का हो गया देशांतरीय विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे भारत की सीमा है। तो भारत का यदि देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत के यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। अगर द्वीपों सहित बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, अभी तक हमने बात करी कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी शब्द कहां से आया, फिर हमने बात करी कि ज्योग्राफी को व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है, यूनानियों को जाता है, ये बात हमने डिस्कस करी, ठीक है। उसके बाद इस पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने इसका एक स्वरूप बना रखा है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। उस ग्लोब पर क्या कॉन्सेप्ट काम करते हैं, तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं उस पर काम करती हैं, वो कैसे काम करती है हमने उन चीजों को समझा, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे तो हमारी जो पहली हेडिंग है इस टॉपिक की वो थी भारत की ग्लोब पर स्थिति। तो ग्लोब पर स्थिति दो प्रकार से हमने निकालने की कोशिश करी। एक मैंने आपको बताया महाद्वीपों के अनुसार, महाद्वीपों के अनुसार जो ग्लोब की स्थिति थी वो एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, है ना, महाद्वीपों के। लेकिन अक्षांश और देशांतर के अनुसार हमने भारत की एग्जैक्ट स्थिति को निकाला, है ना, एग्जैक्ट स्थिति को निकाला। तो जो एग्जैक्ट स्थिति आई वो अक्षांशी की बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, मुख्य भूमि का हो गया। द्वीपों सहित इंक्लूड करेंगे 6 डिग्री 4 मिनट को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अगर देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, देखिए आप, इन्होंने भी किसका निर्माण किया सर, ग्रिड का निर्माण किया। और इसी ग्रिड के बीच में हमारा भारत क्या है,
स्थित है, यानी कि ये जो ग्रिड बन के आई इसी ग्रिड में हमारा भारत स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने करी, है ना। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे कल इसके बारे में कि भारत में ये पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट की बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम कल करने वाले हैं। ठीक है, आज क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।